स्वागत है आपका प्रीसा आईएएस करोल बाग नई दिल्ली में। हम लोग टेस्ट सीरीज पहले भी हमने आपको पढ़ाया है और ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए कि ये क्वेश्चंस पेपर मेरे द्वारा बनाया गया है। मैं खुद बनाता हूँ इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन की ग्रेविटी और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख करके आप खुद सोचेंगे कि आपका तैयारी का लेवल क्या है और हमारे बनाने का लेवल कितना यूपीएससी के समतुल्य है। तो कृपा करके आप इसको समझने का प्रयास करिए कि हमारे पास क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है, वो इसी से रिफ्लेक्ट होगा। और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्वालिटी जो है टेस्ट सीरीज की देखिए उसकी क्या है। इन दोनों को तुलना करने के बाद आप पाएंगे कि हमारे पास क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन ओरिएंटेड मटेरियल या सब कुछ दिया जा रहा है और बाकी के पास ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि हमने खुद देखा है कि उनके टेस्ट सीरीज बिल्कुल सिंपल सिंपल 2-4 लाइन में ख़त्म हो जाते हैं। आप क्वेश्चन देखिए और अपना अपना एस्टिमेशन इवेल्युएशन खुद करिए कि आपके तैयारी का लेवल क्या है और आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को कैसे चार चांद लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं हमारे मैक्सिमम। पहला कह रहा है कि हबूब एक प्रकार की आंधी है जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सूडान में चलती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है मैंगो शावर पूर्वी केरल तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व की हल्की वर्षा उक्त नाम से जाना जाता है। तीसरा कह रहा है गरजता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध इस इतने अक्षांश के बाद स्थलीय बाधा न होने के कारण खुले महासागरों में पछुआ पवन ग्रीष्म एवं शीतकाल से समान रूप से प्रचंड गति से चलने के कारण होने वाली आवाज है। और चौथा टर्म कह रहा है कि टैगा उत्तरी यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के उप आर्कटिक प्रदेशों में पाया जाने वाला वन है। और ऑप्शन ए बी सी डी आप देखिए 2 3 4 1 2 3 ओनली 4 ऊपर सभी। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन जो है इसमें 2-3 टर्म ऐसे हैं जो आपको शायद कम सुनाई पड़ते होंगे। उसमें एक शब्द है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैंगो शावर। तो मैंगो शावर जनरली आप नहीं सुने होंगे और ये मेंस में ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2010 वर्ष के आसपास से आया हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस टाइप का टेस्ट सीरीज आपको चाहिए जो इतना इंटेंसिव चीज़ों को ढूंढ के ले आए और उसको एज ए रेडीमेड आपको परोसे। तो ये मेरे दिखाने का मतलब ये था। इसमें चारों आंसर हालांकि सही है। तो इस टाइप के एनालिटिकल क्वेश्चन से आपकी जो है मेंस की भी तैयारी हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने खुद बनाया है और इस टाइप का रिलेवेंट है, आप खुद समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने का ये आपको फ़ायदा है। क्वेश्चन देखिए कितने कितने लंबे लंबे क्वेश्चन है जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड को वो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके से रिलेटेड है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि निश्चित टोपोग्राफी स्थलाकृतियों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने हेतु सक्षम दक्ष वयस्क श्रेणी के कामगारों की आवश्यकता होती है, जिसका अध्ययन मानव भूगोल द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। मानव और आर्थिक भूगोल पारिस्थितिक तंत्र में एक दूसरे की जड़ें मजबूत करते हैं एवं समुदाय को लाभान्वित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इकोसिस्टम में दोनों जो एक दूसरे के लिए मजबूती का काम करते हैं और दूसरे एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ये कह रहा है तीसरा कि बिना मानव भूगोल के भी आर्थिक भूगोल अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकता है, बशर्ते कि उसका कार्यक्षेत्र सीमित ना हो। ये गलत स्टेटमेंट है कि मानव भूगोल बिना मानव भूगोल के बिना एंथ्रोपोलॉजी के आर्थिक भूगोल क्या करिएगा फिर। तो बिना मानव भूगोल के भी आर्थिक भूगोल अपनी प्रासंगिकता बनाए रहेगा, ये मतलब नहीं है। चूंकि अर्थव्यवस्था का यूजर जो है ह्यूमन है, इसीलिए कह रहा है कि अगर कार्य क्षेत्र सीमित ना हो तब भी जो प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक चीज़ें ही नहीं होगी तो उसका मानव ही नहीं होगा तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या फायदा। और वैश्विक परिदृश्य में
खनन की आवश्यकता को मांग के संदर्भ में बताया गया है, परंतु इसे मानव भूगोल के साथ जोड़ने का प्रयास विशेषतः अफ्रीकी देशों में नहीं हो पाया। इसका क्या मतलब है? ये हो सकता है कि आपके लिए एक स्टेटमेंट हो जाए और कह दे कि इसका मतलब क्या है, बताइए। वैश्विक परिदृश्य में माइनिंग की जरूरत को मांग के संदर्भ में बताया गया है, बिल्कुल सही है, परंतु इसे मानव भूगोल के साथ जोड़ने का प्रयास विशेषतः अफ्रीकी देशों में नहीं हो पाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अफ्रीकी कंट्रीज में तमाम तरीके के जो है मिनरल्स हैं, जैसे कोल वहाँ है मोजाम्बिक में, आयरन ओर है लाइबेरिया में, पश्चिमी अफ्रीका में कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, ये जितने मिनरल्स हैं उस एरिया में मौजूद है, ठीक है। लेकिन उसको जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ कोरिलेट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो लोकल स्थानीय जनता है वो बाहरी लोगों को स्वीकार करने में तैयार नहीं है। तमाम सिविल अनरेस्ट, सिविल वार चलता रहता था, अब तो थोड़ा शांति है। दूसरा कि वहाँ की जो कल्चर है स्थानीय, वो संस्कृति जो है कल्चर बाहरी देशों को आने के बाद उनको रोकती है, उनका विरोध करती है। तो जब तक वो दोनों चीज़ें जो है लोकल व्यक्ति को आप उसके साथ आर्थिक भूगोल के साथ नहीं जोड़िएगा, तब तक जो है वो सब ऐसे ही रहेगा, आइडल ही पड़ा रहेगा माइनिंग। तो अफ्रीकी देशों में नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ का जो ह्यूमन डेमोग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। उसके लिए पहले आपको उनके साथ इनकल्चरेट होना पड़ेगा, उनकी संस्कृति के साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब जो है वहाँ पे आर्थिक भूगोल जो है अपनी गति पकड़ेगा। नहीं तो ये सारा चीज़ जो है माइनिंग जो मिनरल्स है वैसे ही आइडल पड़ा हुआ है, और ना ही वो लोग यूज कर पा रहे हैं ना आप यूज कर पा रहे हैं। वो तो कर ही नहीं सकते, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ना माइनिंग के लिए एक्टिविटीज़ है, ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्टिविटीज़ है। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया जो एक स्टेटमेंट के रूप में है। तो इसमें सभी सही है, वो तो अलग चीज़ है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको तो सिर्फ हमें ये बताना है कि देखिए किस लेवल के क्वेश्चन है जिसमें जो है आप मेंस की तैयारी भी साथ में कर लेते हैं। एक और सवाल देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण वैश्विक संदर्भ में समरूप नहीं है। बात तो सही है, समरूप नहीं है। अब क्या करें, नहीं है तो कह रहा है उसके विभिन्न कारणों पर विचार करिए। तो कारण क्या क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया मेंस का कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनइक्वल है, असमान है। तो कारण क्या है? भूगर्भ शास्त्रीय, जैविक एवं जलवायु कारणों में विषम रूपता, हेट्रोजेनिटी, सब जगह समान रूप से जो है भूगर्भ जियोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, सब जगह एक जैसा बायोलॉजिकल और क्लाइमेट नहीं है एक जैसा, एक रीजन है। दूसरा कह रहा है संसाधनों का दोहन करने में सबसे बड़ी बाधा इको तंत्र का एवं जैव विविधताओं का नष्ट होना है। ये भी सही बात है। सबसे बड़ी बाधा जो है रिसोर्सेज का क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ये सब चीज़ों को लेकर एनवायरमेंटलिस्ट एंगल भी आ जाता है। तीसरा कह रहा है कि पूर्वी अफ्रीकी देशों में संसाधनों को दोहन नहीं होने का प्रमुख कारण बुनियादी तौर पर पूंजीगत व्यय का अभाव है। देखिए इकोनॉमिक्स कैसे घुस गया यहाँ पे, पूंजीगत व्यय का अभाव है। उनके पास पूंजी नहीं है, खाने के लिए बेसिक चीज़ों की जरूरत नहीं है, तो उनके पास तो पैसा है नहीं। अफ्रीकन कंट्री जो सेंट्रल और वेस्टर्न और ईस्टर्न, सेंट्रल वेस्टर्न ईस्टर्न लाइबेरिया, पश्चिमी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका और इधर नॉर्थ अफ्रीका की तरफ स्थिति ज़्यादा खराब है जहाँ पे रिसोर्सेज हैं। तो उनके पास अपना कैपिटल तो है नहीं, जब भी कोई जाएगा तो बाहर से कैपिटल को पंप करना पड़ेगा, चाहे इंडिया कर रहा है और चाइना कुछ कर रहा है वहाँ पे आयरन ओर और कोल निकालने के लिए। तो ये बुनियादी तौर पे जो है पूंजी का अभाव एक कारण है। अब इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीकी देशों में संसाधनों का दोहन नहीं होने का प्रमुख कारण बुनियादी तौर पर पूंजीगत व्यय का अभाव है,
इसकी समीक्षा करें। तो समीक्षा आप ऐसे करिएगा कि उनके पास तो बेसिक चीज़ें नहीं है बेसिक नीड पूरी करने के लिए, तो कहाँ से जो है उसका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। इसके लिए जो है बाहर से जो है पंपिंग करनी पड़ेगी इस सिस्टम में। बाहर के जो विकसित देश है, भारत है, चाइना है, ये सब जो है वहाँ पे अपना जो है पूंजी लगा करके उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर भी आए हुए हैं कई, इंडिया का और चाइना का। तो ये चीज़ें जो है सही है, और उसका रीज़न ये है कि उनके पास बेसिक नीड के लिए पैसे नहीं है, तो वो बाकी एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे पूंजीगत व्यय। और दूसरा कंट्री या दूसरा बैंक जो है वो पैसा तीसरे आदमी को देता है जो वो एग्जीक्यूट कर सके, तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नहीं है। दूसरा चीज़ ये है। तीसरा, सरकारी तंत्र जो है अगर वहाँ जाता है तो उसके रूल रेगुलेशंस उसको जो है काफ़ी रेगुलेट करते हैं। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से जो है वहाँ पूंजीगत व्यय का अभाव है। और चौथा स्टेटमेंट क्या है? हाँ, सिविल असंतोष एवं आंदोलन के साथ धरती पुत्र का सिद्धांत भी मार्ग में बड़ी बाधा है, जिससे ये संसाधन आइडल ही रह गए हैं अभी तक। वही कि मैं धरती पुत्र का मतलब मैं इस मिट्टी का जन्म लिया हूँ, मुझे खुद करना है, चाहे खुद करने में सक्षम ही क्यों ना हो, लेकिन विरोध करना उनके लिए आसान है कि आप हमारी धरती से जो है ये सब चीज़ें मिनरल साल्ट नहीं निकाल सकते। तो सब विरोध शुरू हो जाता है, सिविल अनरेस्ट हो जाता है, एजिटेशन शुरू हो जाता है। तो ये रीजन है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए और अपनी तैयारी जो है इसके साथ को रिलेट करिए, और हमारे साथ प्रीसा IAS ज्वाइन करिए ऑनलाइन ऑफलाइन, तब जाके सफलता मिलेगी। क्योंकि हम जो है प्री मेंस इंटीग्रेटेड बताते हैं, और इंटीग्रेटेड बताने में कैसे क्वेश्चन बनेगा, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, उनका क्या रिप्लाई होगा, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो शायद आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। तो दिस इज फॉर द IAS, बाय द IAS, दैट इज प्रीसा IAS। थैंक यू वेरी मच।